Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Superior Education Institute. My name is Engineer Basit. Let's start unit number 10 of physics, which is simple harmonic motion and waves. नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने मोशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें एक टाइप थी ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी टाइप थी रोटेशनल मोशन, जबकि तीसरी टाइप थी वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन में हम ये पढ़ते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करता है, यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है। एक ही चीज़ के दो नेम्स हैं, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। हमारी बुक के अंदर तीन एप्लीकेशंस बताई गई हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसमें एक है अगर हम किसी भी स्प्रिंग के साथ मैथ अटैच कर देते हैं तो उसकी जो मोशन बनती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अगर हम किसी बाउल के अंदर, किसी कटोरे के अंदर बॉल रिप्लेस करते हैं और अगर हम उस बॉल की मोशन ऑब्जर्व करते हैं तो वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और अगर हम किसी धागे के साथ उसका अपर एंड फिक्स कर देते हैं, जबकि निचले वाले एंड पे हम कोई बॉब अटैच कर देते हैं, हम कोई बॉल अटैच कर देते हैं या स्टोन लगा देते हैं, तो वो एक पेंडुलम बन जाता है, यानी कि वो एक झूला बन जाता है। तो उसकी जो मोशन होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है, ठीक है। तो हमारी बुक में इनको वन बाय वन डिस्कस किया गया है। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है मैथ अटैच टू अ स्प्रिंग। अच्छा, फर्स्ट केस में हम लोगों ने सबसे पहले तो एक अज्यूम करना है कि हमारे पास एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है। फ्रिक्शन लेस सरफेस का मतलब ये होता है कि ऐसी सरफेस जो ऑब्जेक्ट की मोशन के अंदर ज़रा भी फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस कर रही हो, ज़रा भी रेजिस्टेंस ना कर रही हो। यानी कि अगर हम स्प्रिंग को इलोंगेट करना चाह रहे हैं तो वो फुल इलोंगेट हो, जो सरफेस है वो उसको रेजिस्ट ना करे, उसकी मोशन को रेजिस्ट ना करे, बल्कि जितना स्प्रिंग इलोंगेट होना चाहता है वो उतना हो जाए, उसकी कोई एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है। लेकिन आइडियली तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सरफेस फ्रिक्शन लेस हो सकती है, लेकिन रियल बेसिस पे कोई भी सरफेस चाहे जितनी मर्जी स्मूथ हो वो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस नहीं हो सकती। वो कुछ ना कुछ लाजमी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मोशन में लगा रही होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने अज्यूम करना है कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उसके ऊपर मैंने एक स्प्रिंग लगाया हुआ है और उसके दूसरे एंड पे हमने एक मैथ अटैच कर दी है। एट फर्स्ट जो मैथ है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर है, जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन, जिसको मैंने यहाँ पर पॉइंट ओ से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो शुरू में क्या हुआ है, हमने मैथ को ओ पोजीशन पर रखा है। अब जब मैं मैथ को इलोंगेट करके मैथ को पकड़ के पॉइंट ए पर लेकर आता हूँ तो मैंने उस मैथ को एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करवाया, यानी कि मैंने मैथ को पॉइंट ओ से पॉइंट ए पर लाने के लिए कितना डिस्टेंस करवाया है, एक्स डिस्टेंस करवाया। अब जब मैच पॉइंट ए के ऊपर आ जाएगा तो इसके ऊपर मीन पोजीशन की तरफ से, यानी कि पॉइंट ओ की तरफ से एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी। ये फोर्स हुक्स लॉ ने हमें इसके बारे में बताया कि ये फोर्स इक्वल होती है माइनस के एक्स के, यानी कि ये डिपेंड कर रही होती है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करवा रहे हैं मैथ, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। जो के है, के से मीन्स बनता है, यानी कि स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है कि आपका स्प्रिंग कितना स्टिफ है, यानी कि कितना हार्ड है। जितना स्प्रिंग आपका हार्ड होगा, जितना रिजिड होगा, उतनी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये जो फोर्स जो मीन पोजीशन से लगती है, जो मैथ को मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाना चाहती है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और सेकेंडली स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। अब अगर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी के इक्वल्स टू माइनस एफ बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि न्यूटन ने हमें बताया था कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो एक्सीलरेशन उसकी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो न्यूटन ने हमें इसी बात को एक फार्मूले के थ्रू बता दिया था, जो फार्मूला है एफ इक्वल्स टू एम ए। अब हम अगर इस फार्मूले को, यानी कि फोर्स का जो फार्मूला है उसकी जो वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर वन में, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करें, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन बन जाती है के इक्वल्स टू माइनस एम ए डिवाइडेड बाई एक्स। अब अगर मुझे इस इक्वेशन से एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको रीअरेंज कर देते हैं दोबारा। तो ए इक्वल्स टू एक्स वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि एम डिवाइड हो जाएगा, और माइनस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ माइनस हो जाएगी, वो ये वाली साइड प्लस हो जाएगी। तो फॉर्मूला बन जाएगा ए इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स। अब अगर आप इस इक्वेशन में गौर करें तो इसमें के स्प्रिंग कांस्टेंट है, जबकि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट का मास वही रहता है। तो हमारे पास इस इक्वेशन में दो चीज़ें कांस्टेंट आ गई हैं, और अगर हमें इस इक्वेशन को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें इन स्प्रिंग कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है, जो प्रोपोर्शनैलिटी वाली इक्वेशन बनती है, वो बन जाती है ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स।
इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि जो मास के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो हमेशा उसकी डिस्प्लेसमेंट के जो कि मीन पोजीशन से हो रही है उसके हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो इससे हमें दो बातें पता चली हैं कि एक तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन के एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जबकि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि जो फोर्स हम लग रही है उस मैस के ऊपर जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो मीन पोजीशन से लग रही है, उसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। कैसे? देखिए हमारे पास ये एक फिगर है। अब अगर मैं मैस को राइट साइड पे मूव करवाता हूँ तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी राइट साइड पे। जब मैस यहाँ पर पॉइंट ए पर आ जाएगा तो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी मीन पोजीशन से, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से लग रही है, जबकि हमने जो उसको डिस्टेंस ट्रैवल करवाया वो राइट टूवर्ड्स राइट साइड करवाया है, तो इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब अगर मैं मैस को कंप्रेस करता हूँ, इसको मैं लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ, उस केस में भी उसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो मीन पोजीशन की तरफ से ही लगेगी, यानी कि वो राइट साइड से लगेगी। इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो नेगेटिव साइन इस क्वेश्चन में ये इंडिकेट करता है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। अब फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स का नाम दे रहे हैं? एक तो हमें इसका नाम से मतलब समझ आ जाता है कि रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि ये रीस्टोर कर रही होती है अपनी मास जो है उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी कि उसकी मीन पोजीशन पे लेके जाना चाहती है, उसकी पोजीशन रीस्टोर करना चाहती है। तो उसकी डेफिनेशन ये बन जाती है, अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेट कर रहा होता है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ठीक है जी। तो रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करती है, पुश करती है, ताकि उसको मीन पोजीशन की तरफ लाया जा सके, उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फिगर ए में देखें, फिगर ए में क्या है जी, मैस ओ पोजीशन के ऊपर है, यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर है। इस फिगर ए में मैस रेस्ट पर है, यानी कि वो मीन पोजीशन पर है, जबकि उसके ऊपर कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रही। हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि जब कोई मैस मीन पोजीशन से दूर होता है तब उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगती है। रीस्टोरिंग फोर्स बिकॉज उसका मकसद ये होता है कि वो मैच को मीन पोजीशन के ऊपर लेकर आए। ठीक है, तो लेकिन जब मैच पहले से मीन पोजीशन के ऊपर होगा तो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स के ऊपर जीरो होगी। तो हमने कह दिया कि एट फिगर ए जब वो पॉइंट ओ के ऊपर है मैच, तो उसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो जीरो है, और हमने उसके ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट भी उसको नहीं करवाया हुआ, कोई डिस्टेंस भी नहीं करवाया हुआ, तो उसमें एक्स भी जो है वो जीरो है। ठीक है, फिर फिगर बी में अगर आप देखें तो हमने क्या किया, हमने उस मैच को इलोंगेट करके उसको पकड़ के हम पॉइंट ए पर ले आए। जब हम मैच को पॉइंट ओ से पॉइंट ए पर लेकर आए हैं तो हमने उसको एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करवाया है। ठीक है, अब पॉइंट ए के ऊपर जब मैच आएगा तो मैच के ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी जो कि मीन पोजीशन से लग रही है, ताकि मैच अपना जो मीन पोजीशन है वहाँ पर आके रीस्टोर हो जाए। जैसे ही हम पॉइंट ए पर मैच को छोड़ेंगे तो मैच अपने मीन पोजीशन की तरफ इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करने शुरू हो जाएगा। अब आपने एक बात ये नोट करनी है कि जब मैच पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगा, यानी कि फ्रॉम ए टू ओ, पॉइंट ए टू ओ मूव करेगा, तो मैच की जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कम होती जाएगी। बिकॉज हमने ये डिस्कस किया कि जितना मैच मीन पोजीशन से दूर होगा उतनी उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी। तो पॉइंट ए इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे मैच मीन पोजीशन यानी कि ओ की तरफ मूव करता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, और जब मैच पॉइंट ओ पे पहुंच जाएगा जो कि उसकी मीन पोजीशन है तो उसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही थी वो ज़ीरो हो जाएगी। अब सेकंड वैल्यू जो हम इस पैरामीटर जो हम इसमें कंसिडर करते हैं वो होता है स्पीड का। जब पॉइंट ए के ऊपर हमने मैच को पकड़ा हुआ है उस टाइम मैच की जो स्पीड है वो ज़ीरो है, क्योंकि मैच उस टाइम मूव नहीं कर रहा। जैसे ही हमने मैच को छोड़ा तो मैच मीन पोजीशन की तरफ मूव करने शुरू हो जाएगा, और उसकी जो स्पीड है जब वो पॉइंट ए से पॉइंट ओ में मूव कर रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और जब वो पॉइंट ओ पर पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपने ये बात नोट कर लेनी है कि पॉइंट ए के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है और स्पीड मिनिमम होती है, यानी कि ज़ीरो होती है, और पॉइंट ओ के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो होती है जबकि स्पीड मैक्सिमम होती है। और बाय मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर रही होती है, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज़ कर रही होती है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि स्पीड मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब होता ये है कि जब मैच पॉइंट ओ के ऊपर पहुँचता है जो उसकी मीन पोजीशन है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है,
और हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है जो कि इनर्शिया है, कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही हो या कोई भी बॉडी रेस्ट पर हो तो अपनी उस पोजीशन को कंटिन्यू रखती है अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब ये मैच पॉइंट ओ के ऊपर पहुंचेगा तो इनर्शिया की वजह से ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा, ये वहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाएगा, बिकॉज इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। हम लोगों ने कहा एक आइडियल सिस्टम है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई सरफेस रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्या होगा जी, पॉइंट ओ जो मैच है वो पॉइंट ओ से सर पास करके आगे निकल जाएगा, ठीक है, वो स्टॉप नहीं होगा। अब जब मैच पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा होगा तो क्या होगा, पॉइंट ओ पर उसकी स्पीड मैक्सिमम थी और उसकी रीस्टोरिंग फोर्स जीरो थी। तो जैसे जब वो पॉइंट ओ से पॉइंट बी मूव करेगा तो उसकी रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, बिकॉज वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, जबकि उसकी जो स्पीड है वो मिनिमम होती जाएगी। और जब वो मैच पॉइंट बी पर, देखें फिगर सी में, जब वो पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा तो वो दोबारा एक एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा और पॉइंट बी पर पहुंच के उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी और पॉइंट बी पर जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगा और दोबारा वापस पॉइंट ओ की तरफ मूव करने शुरू हो जाएगा। तो इस मैथ की मीन पोजीशन के अराउंड ये टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि पॉइंट ए की तरफ गया तो टू होगी, फिर पॉइंट बी की तरफ गया तो फ्रो मोशन होगी, यानी कि आगे पीछे वाली जो मोशन है मीन पोजीशन के अराउंड वो चलती रहेगी। अगर तो आइडियल सिचुएशन है तो ये हमेशा मीन पोजीशन के अराउंड रोटेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन अगर ये आइडियल सिस्टम नहीं है, रियल सिस्टम है, तो फिर ये होगा मैथ तब तक पॉइंट ओ के अराउंड रोटेट करता रहेगा, आइसोलेट करता रहेगा, जब तक उसकी तमाम एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं हो जाती, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसमें टाइम पीरियड अगर हमें निकालना हो तो हम टाइम पीरियड इस तरह निकालते हैं। टाइम पीरियड होता क्या है बेसिकली, कि मैथ को कितना टाइम लग रहा है पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करने में, यानी कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से लेके दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में उसका कितना पॉइंट लग रहा है, टाइम लग रहा है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। द इंटरवल, वो इंटरवल, टाइम इंटरवल जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेवोल्यूशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने का हमारे पास है 2π√m/k। अब इसमें आप नोट करें कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो मैथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, कि मैथ अगर ज़्यादा होगा या मैथ कम होगा तो उससे भी टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। और ये बात नोट करेंगे, टाइम पीरियड ना तो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है मैथ ऑफ स्प्रिंग के, ना वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि अगर लेंथ डबल हो जाता है तो टाइम पीरियड ऑफ मैथ ऑफ अ स्प्रिंग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा होता है, क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ और ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता, जो चीज़ उसके फॉर्मूले में आ रही है ना सिर्फ उसी पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम में जब बॉल अपनी मेन पोजीशन के ऊपर होती है, यानी कि जब वो रेस्ट पर होती है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं। यानी कि पॉइंट ओ पर अगर आप देखें तो उसके ऊपर, बॉल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक उसका वेट जो ग्रेविटी की वजह से एक्ट करता है, जबकि दूसरी फोर्स लग रही है नॉर्मल फोर्स जो सरफेस लगा रही है उस बॉल के ऊपर, यानी कि जो बॉल की सरफेस है ना ये लगा रही है। अब पॉइंट ओ के ऊपर जो है, जो नेट फोर्स होती है अब इस बॉल के ऊपर वो ज़ीरो होती है, उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही होती। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेज हैं, वेट और नॉर्मल फोर्स, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, दोनों इक्वल होती हैं। तो हम कहते हैं कि पॉइंट ओ पर जो बॉल है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर है, वो मूव नहीं करी, क्योंकि उसके ऊपर जो दो फोर्सेज लग रही हैं वो दोनों इक्वल हैं और उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही फिर, ठीक है। अब जब हम इस बॉल को उठा के पॉइंट ए पर लेकर आते हैं और हम पॉइंट ए पर जैसे ही लाते हैं तो उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगनी शुरू हो जाती है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, ठीक है। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट को, वो उस बॉल को अपने मेन पोजीशन ओ पॉइंट पर मूव करवाना चाह रही होती है। जैसे हम उस बॉल को छोड़ते हैं तब वो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पॉइंट ओ की तरफ मूव करता है। अब जब वो पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ मूव कर रहा होता है तो उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो कम होती जाती है, जबकि उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और जब ये बॉल पॉइंट ओ पर पहुंच जाता है तो उसकी रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाती है, जबकि उसके ऊपर लगने वाली स्पीड, जो उसकी स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, बॉल की, वो मैक्सिमम हो जाती है। और फिर इनर्शिया की वजह से ये बॉल पॉइंट ओ के ऊपर आके स्टॉप नहीं हो जाती, बल्कि अपनी मोशन को कंटिन्यू रखती है और पॉइंट ओ से आगे मूव कर जाती है। अब जब ये बॉल पॉइंट ओ से आगे पॉइंट बी की तरफ मूव करती है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, जबकि उसके ऊपर लगने वाली रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होने शुरू हो जाती है। और पॉइंट बी पर पहुंच के जो रीस्टोरिंग फोर्स बॉल पे लगी रहती है वो मैक्सिमम हो जाती है, जबकि उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है।
तो पॉइंट बी पर बॉल थोड़ी देर के लिए रुकती है और दोबारा पॉइंट बी से बॉल मीन पोजीशन की तरफ मूव करनी शुरू हो जाती है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन बॉल का चलता रहता है जब तक तमाम जो एनर्जी है इस बॉल की वो फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल लगा रहा है उसकी वजह से लॉस नहीं हो जाती। तो ये सेकंड एग्जांपल थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। थर्ड एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जब भी हम किसी स्ट्रिंग के साथ, यानी कोई अगर हम धागा लेते हैं, धागे का अपर एंड हम फिक्स कर देते हैं और निचले वाले एंड पे जो उसका दूसरा एंड होता है वहाँ पे हम एक बॉब अटैच कर देते हैं, तो वो एक पेंडुलम बन जाता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब ये जो पेंडुलम है इसके अंदर जो ये बॉब है, अगर हम इसको ओ पॉइंट पर देखें तो ओ पॉइंट के ऊपर ये बॉब स्टेशनरी है, ये रेस्ट पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ओ पर इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक उसका जो वेट है वो, और सेकेंडली स्ट्रिंग की टेंशन, जो स्ट्रिंग उस बॉल को उठाए रखा है ना, बॉब को अटैच हुआ हुआ है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ने बॉब को उठाया हुआ है, तो जो फोर्स लग रही है स्ट्रिंग लगा रहा है उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको टेंशन बोलते हैं। तो इस पॉइंट ओ के ऊपर टेंशन और वेट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों इक्वल हैं, जिसकी वजह से पॉइंट ओ पर उस बॉल के ऊपर, उस बॉब के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही होती। तो हम कहते हैं कि एट पॉइंट ओ नो नेट फोर्स, वेट इक्वल्स टू टेंशन, पॉइंट ओ उसकी मीन पोजीशन है। अब अगर हम इस बॉब को उठाकर पॉइंट ए पर ले आते हैं तो पॉइंट ए पर जब ये बॉब आएगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगी। देखिए एट ए नेट फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए पर उसकी वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक है जी एम जी कॉस थीटा, दूसरा है एम जी साइन थीटा। अगर आप एम जी कॉस थीटा को देखें तो एम जी कॉस थीटा के ऑपोजिट हमारे पास टेंशन लग रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी, कोई नेट फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप दूसरे कंपोनेंट को देखें वेट के, जो कि एम जी साइन थीटा है, उसके ऑपोजिट कोई फोर्स नहीं लग रही। इसका मतलब ये है कि एम जी साइन थीटा इस केस के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, यानी कि ये बॉब को ओ पॉइंट की तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, तो जब पॉइंट ओ, जब हम ए पे बॉब को छोड़ेंगे तो बॉब ए अपने इस एम जी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगा। अब जब ये बॉब पॉइंट ए से पॉइंट ओ मूव कर रहा होगा तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। देखें, जब बॉब ए से ओ मूव करेगा तो उसकी जो स्पीड होगी ना बॉब की मूव करने की, वो बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि उसकी रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही है, क्योंकि उसकी रीस्टोरिंग फोर्स कम हो रही है। रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम थी ना पॉइंट ए के ऊपर, जैसे जैसे बॉब जो है पॉइंट ए से पॉइंट ओ पे मूव करेगा तो फोर्स कम होती जाएगी, तो स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन टूवर्ड्स और डायरेक्टेड है, बिकॉज बॉब पॉइंट ओ की तरफ मूव कर रहा है और पॉइंट ओ की तरफ मूव करते हुए उसकी स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है पॉइंट ओ की तरफ है। अब जब बॉब पॉइंट ओ पर पहुंच जाएगा तो पॉइंट ओ पर पहुंचकर वो स्टॉप नहीं हो जाएगा, बल्कि इनर्शिया की वजह से वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा और वो आगे पॉइंट बी की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। पॉइंट ओ पर पहुंचते साथ ही उसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, जबकि उसकी स्पीड बॉब की वो मैक्सिमम हो जाएगी। और जब वो पॉइंट ओ से पॉइंट बी पे मूव कर रहा होगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी ऊपर लगने वाली रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होने शुरू हो गई है। इसका भी मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स ओ डायरेक्ट करे, बिकॉज जब वो पॉइंट ओ से पॉइंट बी यानी कि मीन पोजीशन से दूर जा रही है ना बॉब, तो उसकी स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होने का मतलब यही है कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉइंट ओ की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, दैट्स वाई उसकी स्पीड कम हो रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कंक्लूड करें, इसका मतलब ये बन जाता है कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा, अब अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का, तो इसका फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2π√L/g, यानी कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो पेंडुलम है, जो आपकी स्ट्रिंग है, उसका लेंथ कितना है, उसकी लेंथ कितनी है। सेकेंडली डिपेंड करता है कि g की वैल्यू क्या है। ये मास ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता है, तो आपने बताना है कि नहीं करता। और ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम मास बढ़ा दें बॉब का तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके फॉर्मूले के अंदर ही वो कंपोनेंट्स नहीं आ रहे। ठीक है, अब अगर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन याद करनी है, हमें बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन डेफिनेशन क्या बनती है, तो सिंपल सी डेफिनेशन ये बनती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स इन सच अ वे दैट एक्सेलरेशन
is directly proportional to displacement from mean position and is always directed towards mean position is called simple harmonic motion। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है या रोटेट करता है इस तरीके से कि उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन वो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड हो, तो हम कहते हैं कि वो जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यानी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना बॉडी में वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली मीन पोजीशन की तरफ से होगा। जितना बॉडी मीन पोजीशन से दूर जाएगी उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वो अकर करेगी उसके अंदर, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड हो, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो 3 एग्जाम्पल्स थे हम उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उनको देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि बॉडी वाइब्रेट्स अबाउट फिक्स पोजीशन। बॉडी हमेशा अपनी फिक्स पोजीशन जो कि उसकी मीन पोजीशन है उसके अराउंड ही वाइब्रेट करती है, यानी कि टू एंड फ्रो मूव करती है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। सेकंड पॉइंट है एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमेशा उसकी जो मीन पोजीशन होती है, जो उसकी रेस्ट पोजीशन होती है, जो उसकी फिक्स पोजीशन होती है उसकी तरफ डायरेक्टेड होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। थर्ड पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर ज़ीरो होती है जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट हो गया था। फोर्थ पॉइंट ये है कि स्पीड ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है जबकि उसकी जो स्पीड ज़ीरो होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हमारे पास 4 फीचर्स थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले टर्म है जी वाइब्रेशन। क्या होती है? वाइब्रेशन का मतलब होता है कि वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन अराउंड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अराउंड जब एक बॉडी कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन कर लेती है, कंप्लीट एक रोटेशन कर लेती है, तो उसको बोलते हैं कि बॉडी ने एक वाइब्रेशन कर ली है। ठीक है, तो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया ना कि एक्सट्रीम पोजीशन की बात की। तो जब एक बॉडी यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर जाएगी तो एक कंप्लीट एक वाइब्रेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जब बॉडी जाएगी तो हम बोलेंगे कि उसकी ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली है। फिर सेकंड टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन, यानी कि बॉडी को एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको हम लोग सेकंड्स में मेजर कर रहे होते हैं, तो इसकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट सेकंड। थर्ड टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी वाइब्रेशंस कर रहा है यूनिट टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की 2 यूनिट्स होती हैं, इसको हम 1/सेकंड भी बोलते हैं क्योंकि ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, और वैसे इसकी जैसा यूनिट होती है वो हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, तो हम इसको 1/सेकंड में भी रिप्रेजेंट करते हैं और हर्ट्ज़ में भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फोर्थ टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन टू इधर साइड, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट ओ जो मीन पोजीशन है वहाँ से पॉइंट ए तक, पॉइंट ओ यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फिर एक और टर्म होती है इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। वेव लेंथ का मतलब होता है कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन से लेके दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक, यानी कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस है, वो आपकी एक वेव लेंथ बन जाती है। ठीक है, उसको हम आगे वेव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10.1। इसमें हमें वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो पेज नंबर 6 पे आपको एग्जांपल गिवन है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली हम एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो मैं जो फॉलो करता हूँ वो ये है कि हम 3 हेडिंग्स बनाते हैं गिवन डेटा की, टू फाइंड के सॉल्यूशन की। कुछ टीचर्स जो हैं वो 4 हेडिंग्स भी बनवाते हैं, यानी कि फॉर्मूला आप अलग लिखते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि टाइम भी बच जाए और आपका काम भी अच्छा हो, तो आप 3 हेडिंग्स बनाकर भी एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन, पहली जो है हेडिंग होगी गिवन डेटा की। हमारे पास गिवन क्या कुछ है, हमारे पास लेंथ गिवन है जी सिंपल पेंडुलम की, जो कि है 1 मीटर। और सेकंड हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। निकालना हमें क्या है, टू फाइंड में हम लोगों ने 2 चीज़ें निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है और हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम याद है, जिसका फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √L/g।
अब लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, जबकि जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सिंपल हमने वैल्यू पुट करनी है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 1.99 सेकंड। अब हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि अगर हम टाइम पीरियड को 1 से डिवाइड कर देंगे, 1/t कर देंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों ने 1/t किया, 1/1.99, तो इसकी यूनिट बन जाएगी 1/सेकंड, बिकॉज टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड होती है, तो नीचे सेकंड आ जाएगा, तो यूनिट 1/सेकंड बन जाएगी, हर्ट्ज बन जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है 0.50 हर्ट्ज। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग 10.2 डैम्प्ड ऑसिलेशंस को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।